सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के ऊपर अगर नंबर 1 पे ट्रेंडिंग हो जाती है कोई चीज़, तो आपको जानकारी रखनी चाहिए कि आखिर वो क्या है। आप ये पूछेंगे कि ये शर्ट के ऊपर ये खून किसका है, मेरा ही है, मगर मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा, इसके बारे में बाद में बताऊंगा। ये जो ट्रेंडिंग हो रहा है वो है सीआई एक थे विष्णुदत्त जी बिश्नोई। उन्होंने संदेहास्पद स्थिति के अंदर उन्होंने आत्महत्या कर ली, 2 सुसाइड नोट भी छोड़े, और उसके बाद के अंदर पूरे के पूरे प्रदेश के अंदर बवाल है, नंबर 1 पे ट्रेंडिंग था। और ये जो सीआई थे, इनके बारे में कहा जाता है कि ये देवता आदमी थे, और जहां जहां पर इनकी पोस्टिंग हुई है अभी तक वहां के सभी लोगों में भयंकर आक्रोश है। लॉकडाउन के बीच के अंदर भी आक्रोश है। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार के ये अधिकारी रहे होंगे। यहाँ के जो इस समय के डीजीपी हैं और उसके पहले के भी जो डीजीपी थे, उन्होंने भी कहा था कि ये आज तक के जो टॉप 10, वो टॉप 10 तो बोलना पड़ता है उनको, क्योंकि सबसे अलग इनको बोल देंगे तो बाकी बोलेंगे क्या ईमानदार नहीं है। तो उन्होंने डीजीपी ने कहा कि अगर टॉप 10 के अंदर अगर मुझे सबसे ईमानदार अफसरों की अगर सूची बनानी पड़े तो उसके अंदर ये जरूर आएंगे। तो खैर वो कहा उन्होंने टॉप 10 था, मगर ये नंबर 1 पे थे, सबका ये कहना है। 1 रुपए की रिश्वत का उन्होंने कभी भी नहीं करी। और उनके घर की स्थिति आप देख के आएंगे तो वहां पर जो अलमारी है, अलमारियों के अंदर भी अलमारी नहीं लगे, डायरेक्ट जंगले हैं जिसके अंदर सामान रख लेते हैं। मतलब एक पुलिस सीआई की तनख्वाह जितनी होती है उतना ही उनके पास सामान था। खैर, ट्विस्ट यहां पर तब आ जाता है, ये मामला कोई भी पुलिस अधिकारी अगर आत्महत्या कर ले अगले दिन दब जाती है बात, मगर ये बात दबी नहीं, ये बात बढ़ गई। और वो भी 2 सुसाइड नोट। उन दोनों सुसाइड नोट के अंदर जिस प्रकार से उनका एक व्यक्तित्व था, वो किसी को दोष नहीं देते थे, अपने ही लेवल के ऊपर चीजों को ठीक करने की कोशिश करते थे। उन्होंने सुसाइड नोट एक माता पिता के लिए लिखा और एक अपने महकमे के लिए लिखा। दोनों के अंदर उन्होंने तनाव की बात लिखी और उन्होंने बोला कि इस तरीके से काम नहीं चल पा रहा है, जितना मैं दे सकता था मैंने दिया और अब मैं जा रहा हूं और मैं इसके लिए किसी को दोषी नहीं करता। वो दोनों के दोनों सुसाइड नोट आ गए। बात मामला रफा दफा होने ही वाला था कि इसमें एक ट्विस्ट आ गया। ट्विस्ट है, उस ट्विस्ट का नाम है गोवर्धन सिंह परिहार। और ये ट्विस्ट इसलिए आया क्योंकि एक जो चैट उन्होंने व्हाट्सएप के ऊपर गोवर्धन सिंह परिहार के साथ में की थी, उसके अंदर ये बात सामने आई कि उनको दबाव व्यवस्था का था, नेताओं का था और अपने उच्च अधिकारियों का था। कौन कौन थे वो उच्च अधिकारी? क्या ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि सीआई, एक ईमानदार सीआई, किसी भ्रष्ट सीआई को आपने कभी आत्महत्या करते सुना है? मैंने तो नहीं सुना। खैर, ये जो गोवर्धन सिंह परिहार हैं, इनके बारे में भी, क्योंकि राजस्थान के टॉप वकीलों के अंदर से एक आते हैं, और इनके बारे में ये कहा जाता है कि पुलिस के सबसे बड़े दुश्मन हैं। मगर जो इनको ढंग से जानते हैं वो कहते हैं कि पुलिस के दुश्मन नहीं है, ये भ्रष्ट पुलिस के सबसे बड़े दुश्मन है, भ्रष्ट व्यवस्था के सबसे बड़े दुश्मन है। इस प्रकार की बातें कही जाती है। मैं वेरीफाई नहीं कर रहा, मगर जिन जिन लोगों से बात करी है, जो मतलब ऐसे लगे हैं कि ये इनकी बात सच हो सकती है, उन सभी ने एक ही बात करी कि भ्रष्ट आदमी जहां दिख जाता है गोवर्धन सिंह को बर्दाश्त नहीं होता। तो इन गोवर्धन सिंह जो पुलिस के लिए एक सिरदर्द थे, उनके पास में पुलिस वाले का इस तरीके से चैटिंग आई। और इन गोवर्धन सिंह के बारे में मैं आपको बताता हूं कि इनको जो प्रताड़ित पुलिस ने किया है उसकी तो मिसाल है और ये डॉक्यूमेंटेड है। इनके ऊपर ऐसे ऐसे मुकदमे लगाए गए थे उस समय जब ये व्यवसायी थे, वकील नहीं थे, कि एक भी मुकदमा नहीं छूटा। जाली नोट छापने का मुकदमा, गबन करने का मुकदमा, पाकिस्तान को नक्शे देने का मुकदमा। अब इतना बड़ा मुकदमा हो जाता है तो पूरा का पूरा जो मोहल्ला होता है वही छोड़ के चले जाता है। वो है गोवर्धन सिंह परिहार। खैर, न्यायपालिका हमारे देश के अंदर है, न्यायपालिका आई और उन्होंने अपनी बात कही और फाइनली ये सारे के सारे जितने संगीन मुकदमे थे ये सारे के सारे खारिज ही कर दिए। और ये टिप्पणी और डाली गई कोर्ट के द्वारा कि जानबूझ के इनको परेशान किया जा रहा है। 1-2 चीजें आप सुन लीजिए तो आपको विश्वास हो जाए कि हम अभी वो चीन से लड़ने की बात कर रहे हैं। हमारा उससे बड़ा दुश्मन तो हमारे घर के अंदर ही है। उनके ऊपर मुकदमा इसका जाली नोट छापने का, और उसके लिए उन्होंने जो बरामद किया वो प्रिंटर था ब्लैक एंड व्हाइट। ऐसा आदमी है गोवर्धन सिंह परिहार पुलिस के हिसाब से जो ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर से नकली नोट छाप रहा था। उसके ऊपर धोखाधड़ी का मुकदमा। इनके क्योंकि व्यवसायी थे, इनके पास में अच्छा खासा धन था और इनके ऊपर धोखाधड़ी का आरोप लगा। 8 रुपए की धोखाधड़ी। 8 रुपए की धोखाधड़ी भी कैसे? उन्होंने कोई आरटीआई मांगी थी, उसके अंदर 4 पेज एक्स्ट्रा आ गए। अब वो 4 पेज एक्स्ट्रा आ गए तो उसके इन्होंने भुगतान नहीं किए। हालांकि गलती तो सामने वाले की थी कि उसने 4 पेज के कम के डाले, मगर इनके ऊपर रिपोर्ट क्योंकि लिखनी थी और पुलिस को कार्रवाई करनी थी क्योंकि सब काम मैनेज था,
इनके ऊपर धोखाधड़ी का आरोप लगा, और सिर्फ आरोप ही नहीं लगा 8 रुपए के लिए, इनके ऊपर 2000 रुपए का इनाम घोषित हो गया। और सिर्फ इनाम घोषित नहीं हुआ, जगह जगह पुलिस ने दबिश की, और केवल दबिश ही नहीं की, इनके घर का सामान उठा के ले गए। इतनी बड़ी बात हो जाती है एक आदमी को दबाने के लिए। और कौन कर रहा है इसके अंदर? बेसिकली अगर कोई एफआईआर लिख रहा है तो पुलिस वाला ही उसको लिख रहा है, और उसकी अगर कोई रिपोर्ट दे रहा है तो पुलिस वाला ही दे रहा है। और आगे से न्यायपालिका से जो लेटर्स आए, जो इनकी तरफ से रजिस्टर्ड लेटर्स आए, उनको पुलिस वाले ने लेने से मना कर दिया। कहने वाले ये कहते हैं कि पुलिस वाले को सारे भ्रष्ट लोगों ने मिलकर इकट्ठा होकर बीकानेर शहर है, जिला है, विधानसभा है, वहां के उन्होंने इकट्ठा होकर 1 करोड़ या 2 करोड़ रुपए दिए, कैसे भी करके इसको जेल में डाल दिया जाए। रिकॉर्ड्स के अंदर कुछ मिल नहीं रहा था तो इस प्रकार के मुकदमे हुए। खैर, मतलब ये कोई अकेला केस नहीं है राजस्थान का। ईमानदार आदमी कहीं पर भी हो, बाहर का पता नहीं, राजस्थान के अंदर तो उसको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, चाहे ये वाली सरकार हो चाहे उसके पहले वाली सरकार हो। ये सरकारों की बात नहीं है, व्यवस्था की है। तो इन्होंने जो गोवर्धन सिंह परिहार है, इनके साथ में चैट की। गोवर्धन सिंह परिहार से जितने भी जो ईमानदार पुलिस वाले हैं वो कांटेक्ट में क्यों आते हैं, सबसे बड़ा प्रश्न ये है। क्योंकि गोवर्धन सिंह ने करीब 10 महीने की फरारी काटी है। इस फरारी के दौरान उसने एक एक पुलिस वाले का पूरा डाटा निकाला है, ऐसा उनका भी कहना है और उनके साथियों का भी कहना है, क्योंकि मैं कुछ दिनों से जानकारियां जुटा रहा था। और उन्होंने उस पूरे के पूरे मसले के अंदर जो भी ईमानदार लोग मिले उन सब से संपर्क किया, उन सबको अपनी बात कन्विंस करने की कोशिश करी। और उसके बाद में भी जब उन्होंने वकालत शुरू कर दी, मतलब जब वो फरार थे तो वो वकील नहीं थे, मगर उन्होंने फरारी के दौरान ही जैसे भी उन्होंने सिस्टम किया, उन्होंने अपने ऊपर जो लगी हुई संगीन धाराएं थी, जैसे पाकिस्तान को नक्शे देना वगैरह, वो सब हटवाई, और फरारी के दौरान ही उन्होंने ये सब काम किया, वकालत भी करी। और वकालत मतलब पूरी करी, वो पढ़ाई वढ़ाई पूरी करी। अब कैसे हुआ ये तो वो खुद ही बता पाएंगे, और हो सकता है मेरी जानकारी अधूरी हो। तो उन्होंने पूरा का पूरा डेटाबेस बना रखा है, और वो एक बड़े वकील है, हाई कोर्ट के अंदर हैं, और वो फीस बहुत ज़्यादा लेते हैं। आप और मैं तो उनसे अप्रोच ही नहीं कर सकते, मगर फिर भी जो जेन्युइन केस होता है, कहते हैं लोग कि जेन्युइन केस होता है तो वो फ्री में भी लड़ जाते हैं, और कितने भी लेवल पे लड़ जाते हैं, और खुद का भी कितना भी नुकसान करवा लेते हैं। इस प्रकार की उनकी इमेज है। इस प्रकार की बिश्नोई साहब की इमेज है। बिश्नोई साहब देवता आदमी, पब्लिक कहती है देवता आदमी। मैं कभी उनसे नहीं मिला, मैं गोवर्धन सिंह जी से जरूर मिला हूं, मगर मैं बिश्नोई जी से नहीं मिला। मगर उनके बराबर पब्लिक के अंदर किसी का भी समर्थन नहीं देखा, और ट्विटर के ऊपर नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है, और केवल राजस्थान वाले करवा रहे हैं उसको ट्रेंड। मतलब जो बात है वो ये है। अब इसके अंदर बाकी सारे भी आ जाते हैं, कई सारे, और वो इतने ज़्यादा प्रतिष्ठित थे, और जो पब्लिक का जो सिस्टम होता है आप समझते हैं। मंत्रियों ने, केंद्रीय मंत्रियों ने, यहाँ के सांसदों ने, विधायकों ने, जितने भी विपक्षी पार्टी है, उन्होंने सभी ने बोल दिया कि सीबीआई से आप जांच करवा लो। और अभी के अभी सुनने में आया है कि कांग्रेस के भी एक मंत्री हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता था पार्टी का, मगर निकल गया, तो कांग्रेस के भी एक मंत्री हैं जिन्होंने भी लिख के दिया है कि सीबीआई जांच करवा लो। क्या दिक्कत है? क्यों एक ऐसे आदमी को, जिसके लिए हमें पूरे देश को जरूरत है, उस आदमी को आत्महत्या करनी पड़ जाती है? क्यों होता है ऐसा, और कब तक होता रहेगा ऐसा? और जो भी ईमानदार रहेगा उसको आप पद्मश्री देने की बजाय उसके साथ में मारपीट करेंगे, पुलिस वाले उसके ऊपर अत्याचार करेंगे। कब तक होता रहेगा? ये व्यवस्था जो है ये कहां पर जाएगी, और ये कब जाके ठीक होगी? और ये व्यवस्था अगर ठीक हो या नहीं हो, आप जाके चाइना से और पाकिस्तान से क्या मुकाबला करोगे? देश हित का मामला है। जब तक व्यवस्था यहां के ठीक नहीं हो जाती, तब तक आप बाहर वालों से क्या मुकाबला करोगे? वहां पर 100 के 100 लोग एक दिशा में काम कर रहे हैं, यहां पे 60 लोग एक दिशा में कर रहे हैं, 40 दूसरे में कर रहे हैं। मेरे को अगर चाइना से बराबरी करनी है तो उसके पहले मैं बाहर निकलता हूं और उस व्यवस्था से रूबरू होता हूं जो मुझे किसी काम को करने नहीं देती। तो ऐसी व्यवस्था का क्या फायदा? ये पॉलिटिकल पार्टीज की बात नहीं है, ये व्यवस्था की बात है। इस व्यवस्था को अगर नहीं सुधारा गया तो ईमानदारियों का ये हश्र होता रहेगा, और या वो खून बहाते रहेंगे। मगर इस खून बहाने के अंदर भी मैं एक बात बोल देता हूं कि ये देश तेरे बाप का नहीं है, ये देश मेरे बाप का है।
और मैं इसको बर्बाद नहीं करने दूंगा। ईमानदारी से चलेगा। ये भारत मेरी माता है और इसके लिए जो देशभक्ति है उसके लिए सबसे पहले यहां पर विष्णुदत्त बिश्नोई जैसे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। गोवर्धन सिंह परिहार जिनके ऊपर इतने सारे मुकदमे हो गए और वो उन मुकदमों को लिखने वालों के ऊपर क्या एक्शन हुआ है आज तक? अगर वो खारिज हो गए हैं, झूठा मुकदमा है, उसके ऊपर क्या एक्शन हुआ है? खुद ने संज्ञान क्यों नहीं ले लिए जाते? और इस प्रकार की चीजें क्यों होती हैं? क्यों एक मजदूर के लिए एक आदमी को जाना पड़ता है और उसके साथ में पुलिस वाले सादे कपड़े के अंदर मारपीट कर देते हैं? सीसीटीवी के अंदर रिकॉर्ड होता है, उसके बाद में भी उसी को उठा के ले जाके पुलिस वाले अंदर रख देते हैं। एसडीएम बोल देता है कि इस आदमी का मुझे पता है कि इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत लंबा इसका एक सज्जन वाला एक रिकॉर्ड है। उसके बाद में हार्डकोर अपराधी को एसडीएम सीआरपीसी के अंदर 151 के अंदर छोड़ देता है, मगर किसी के ऊपर मुकदमा नहीं हो आज तक, रिकॉर्ड क्लीन हो, और जिसके साथ में मारपीट हुई हो वो मारपीट करने वालों को नहीं, मगर इसको उठा के जेल के अंदर पटक देता है। वो एसडीएम जो है वो यहीं पर है, वो पुलिस अधिकारी जो हैं वो यहीं पर है, वो अधिवक्ता जो कानून की रक्षा करते हैं वो भी यहीं पर हैं, और आप भी यहीं पर हो। और ये देश हमको बदलना पड़ेगा, पार्टियों से नहीं बदलेगा ये व्यवस्था, आप भी उसका एक हिस्सा है। पूरी जानकारी के साथ में, हर एक केस की डिटेल के साथ में मैं आपके सामने आके खोलूंगा, पूरा कच्चा चिट्टा खोलूंगा, क्योंकि मेरे में दम है बोलने का, खून बहाने का, मर जाने का। जय हिंद।